ये कहा जाता है कि जो आज़ादी है वो भारत माइक भारत को क्या पूर्ण रूप से आज़ादी, हमारा कल भी मैंने बोला था आप लोगों को कि क्या भारत को पूर्ण रूप से आज़ादी मिली कि नहीं मिली, है ना। इस विषय पे मैंने बात करने वाला था आप लोगों से, और किन किन क्षेत्रों में भारत को आज़ादी मिली और किन किन क्षेत्रों में भारत को आज़ादी नहीं मिली। ये आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आप सभी को ये बात जाननी चाहिए कि भारत को वास्तव में आज़ादी मिली है कि नहीं मिली है। आप और हम ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही अंधेरे में हैं, और शायद मोदी जी ने कभी आज नारा दिया, आज आप लोगों ने भाषण में सुना भी होगा, 1947 में विकसित भारत का कि 2047 में, यानी कि 100 वर्ष बाद जो है भारत पूरी तरह से विकसित राष्ट्र होना चाहिए। ठीक है, तो विकसित राष्ट्र कौन बन पाता है, कौन राष्ट्र विकसित हो पाता है? तो विकसित राष्ट्र वह हो पाता है जो गुलामी की संधियों में जकड़ा नहीं होता है। ठीक है, गुलामी की जो संधियों में जो देश जकड़ा रहता है वह कभी भी जो है वह कभी भी विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। शायद ये हो कि जो सरकारें हैं वो उस कानून को हटा दें जो हम लोग आधी अधूरी आज़ादी लेकर के जी रहे हैं। एक हमारे देश में बहुत बड़े राष्ट्र प्रेमी हुए, देशभक्त हुए, राजीव भाई दीक्षित, उन्होंने इस पे बहुत बड़ा काम किया। पूरे भारत में आज़ादी बचाओ आंदोलन चलाते रहे, पूरे भारत में घूम घूम करके आज़ादी बचाओ आंदोलन शुरू किया था उन्होंने, और लोगों को यही प्रेरित करते रहे, जागरूक करते रहे कि भारत को पूर्ण आज़ादी मिलनी चाहिए। और उनका पहला आंदोलन था आज़ादी बचाओ आंदोलन। तो आज़ादी को कैसे बचाया जाए, ये प्रश्न उठता है ना। तो उन्होंने इस पे बहुत बड़ा वर्क किया। उससे भी बड़ा वर्क इनके गुरु थे धर्मपाल जी। धर्मपाल जी अपना पूरा जीवन जो है जाकर के विदेशों में लगा दिया। भारत मतलब इंग्लैंड में जाकर के अपने 14 साल तक इंग्लैंड में रह करके उन्होंने गुलामी की हर एक निशानियों को जाकर के वहाँ पे ढूंढा, निकाला, तराशा, तो जाकर के ये बातें हम तक पहुँची कि वास्तव में भारत अभी पूरी तरह से आज़ाद नहीं है। अब आप लोगों को पता होगा, आप लोग सब लोग आप मनाते हो कि भारत आज़ाद है, परंतु राजीव भाई के गुरु थे धर्मपाल जी। धर्मपाल जी बहुत बड़े इतिहासकार हुए। वह भारत को जो झूठा इतिहास पढ़ाया जाता था, भारत के प्रति जो इतिहास दिखाया जाता था, जो बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती थी या बताई जाती हैं, हमें जो पढ़ाई जाती हैं, वो सभी चीज़ें जो है क्या थी, वह हमें प्रयोजित अपने मन गढ़ंत कहानियाँ हमारे सामने रखी जाती थी, जो किसी भी भारतीय को नहीं पता है। हमें सबसे बड़ा झूठ ये बता दिया गया कि भारत को आज़ादी किससे मिली थी, बताइए। हाँ, गांधी जी से, मतलब सत्य अहिंसा से मिली थी। हमें दुनिया का सबसे बड़ा झूठ का पाठ पढ़ाया गया कि भारत को आज़ादी इससे मिली थी। ठीक है, भारत को आज़ादी इससे नहीं मिली थी। ठीक है, भारत को आज़ादी किससे मिली थी? यदि हमारे देश में 7,35,000 से अधिक क्रांतिकारी नहीं होते और उनका बलिदान नहीं होता तो शायद मुझे नहीं लगता है कि भारत आज़ाद हो पाता। अंग्रेजों के पास जो है कोई सत्य, अहिंसा, करुणा आदि की, दया नाम की कोई भावना नहीं थी।
कोई उनके अंदर फीलिंग्स नहीं थी, कोई उनके अंदर आपके प्रति दया का भाव नहीं था, करुणा का भाव नहीं था, प्रेम का भाव नहीं था। वो तो एक ही भाषा समझते थे, लड़ो या मरो। तो उसी सिद्धांत पे चल करके हमारे क्रांतिकारियों ने उनको सिखाने का प्रयास किया। अब मैं इस बात को यहीं रोक रहा हूँ, ठीक है। इस बात को फिर अभी अपनी एक और बात छूट गई, उसको बताने के बाद में करता हूँ। तो भारत, आप लोगों को पता है कि भारत आज़ाद है, आज़ाद है नहीं है। जब भारत, हाँ मैं उसी बात पे आता हूँ। तो जब क्रांतिकारियों ने जो बलिदान दिया, उस बलिदान को देखते हुए भारत में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए, सुभाष चंद्र बोस। क्रांतिकारियों के बलिदान को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने और उनके टीम ने मिलकर के आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया। और वह आज़ाद हिंद फौज जो है भारत में नहीं तैयार हुई, कहाँ पे हुई थी? म्यांमार में, अन्य देशों में, रंगून में, हाँ कई देशों में वह, हाँ कई देश, वर्मा में, कई देशों में जो है, कई देशों में उन्होंने अपने यहाँ के लोगों को बुला करके, सुभाष चंद्र बोस जो है माताओं से जाकर के भीख मांगते थे, माताओं से जाकर के कहते थे कि मुझे एक अपना लड़का दे दो, लड़की दे दो देश के नाम। तो इस तरह से वो पूरे भारत में घूम करके आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के लिए लोगों से गहने मांगे, उधार मांगे, ऐसे झोली फैला करके भीख मांगते थे। सुभाष चंद्र बोस जी ऐसे झोली फैला करके आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के लिए भीख मांगते थे कि मुझे कुछ अनुदान दे दो कि मैं देश के लिए कुछ कर सकूं। फिर भी उसमें कुछ लोग जो देश को समझते थे उन्होंने कुछ दिया, अनुदान दिया, माताओं ने दान दिया, परंतु जो कुछ इसको नहीं समझते थे उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कर दी, और उसको करने के बाद जो है अंग्रेज़ों को हराने के लिए वह अपनी सेना को लेकर के भारत की तरफ कूच किए, और उधर हिटलर जो है इंग्लैंड पे अपना आक्रमण कर दिया। उधर हिटलर भी इंग्लैंड देश पे आक्रमण कर दिया। तो अब जो है, जो भारत में जो अंग्रेज़ थे उनको लगा कि हमारे हाथ से दोनों निकल जाएगा, ये भारत भी निकलेगा, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज बहुत बड़ी है और आधुनिक थी, पूरी तरह से मॉडर्न थी वो। और जो आपका ये हिटलर था, जर्मनी का जो हिटलर था, वो भी अपनी पूरी सेना के साथ जो है इंग्लैंड पे आक्रमण कर रहा था। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी चाल चली। उस समय भारत का गवर्नर था माउंटबेटन, ठीक है, और उसकी पत्नी थी, क्या नाम था उसका? एल्विन, ठीक है। वो पत्नी नहीं थी, उसको पत्नी बनाया गया था, एडविना, है ना, तो उसको पत्नी बनाया गया था। तो वह क्या थी? एक विष कन्या थी, और वह विष कन्या थी जो मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू रहते थे विदेशों में। तो ये दोनों जो है इसके संपर्क में थे, ठीक है, एल्विना के। और एल्विना जो थी विष कन्या, मतलब एड्स से पीड़ित थी उस जमाने में। उसको था STD रोग था। कौन सा रोग था? STD रोग था, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, उसको ये बीमारी थी। और उसको अंग्रेज़ों ने भेजा था कि जाओ, दोनों का संपर्क था, नेहरू का भी और उसका भी, जिन्ना का भी। तो ऐसा कहते हैं कि दिन में उसके साथ रहती थी, जिन्ना के साथ, और रात में नेहरू के साथ रहती थी। एडविना का ऐसा व्यवहार था। तो अब ये दोनों उसके विष से, एड्स रोग से दोनों पीड़ित हो गए थे। अब ये बातें लोगों को बहुत तीखी लगेगी, आज के समय में ये बातें बोल दूं तो लोग इसका उल्टा का पुल्टा निकाल लेंगे। तो उस समय दोनों जो है एड्स से पीड़ित हो गए, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना को 6 महीने का टाइम दे दिया कि 6 महीने बाद ये मर जाएगा।
ठीक है। और ऐसा ही बीमारी थी नेहरू को भी, ठीक है। तो वो तो ये अपना इलाज करा करके किसी तरह से अपने आप को मेंटेन रखा हो उसने। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि भारत को जल्दी जल्दी, जब देखा कि हिटलर जो है उनके देश पे आक्रमण कर रहा था, इधर से सुभाष चंद्र बोस आक्रमण करने के लिए तैयार, उनकी सेना तैयार थी, तो उन्होंने क्या किया कि इस भारत की आज़ादी को जो काले अंग्रेज थे उनके हाथों में स्थानांतरित कर दिया। उस एक संधि की भारत सरकार की के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, वह संधि का नाम था ट्रांसफ़र ऑफ पावर एग्रीमेंट। उस संधि का नाम था ट्रांसफ़र ऑफ पावर एग्रीमेंट, जिसके तहत मतलब केवल आज़ादी एक हाथ से दूसरे हाथ में स्थानांतरित की गई और भारत के लोगों को लगा कि भारत आज़ाद हो गया, ठीक है। उन्होंने गोरे अंग्रेज़ों से हटा करके काले अंग्रेज़ों के हाथों में वह सत्ता सौंप दी। और यह कानून, यह संधि आज भी है। इस संधि पे भारत के प्रधानमंत्री का साइन है और यह संधि हुई थी केवल 100 साल के लीज पे। कितने दिन के लिए? ये जो आज़ादी मिली थी वह 100 साल की लीज पे मिली थी, ठीक है। कितने दिन के लिए मिली थी? 100 साल की लीज पे यह आज़ादी हमें अंग्रेज़ों ने, वो उस पर नेहरू से जल्दी साइन करवा लिया था कि भाई तुम साइन करो तो तुम्हें प्रधानमंत्री बना देंगे। इसको प्रधानमंत्री बनने की बहुत जल्दीबाजी थी नेहरू को। तो क्योंकि चुनाव भी भारत में जीते थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल चुनाव जीत चुके थे और प्रधानमंत्री के असली उम्मीदवार वही थे। उसने छल कपट से और मतलब इस तरह से धोखाधड़ी से वह जो है भारत का प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है। और अब उसको तो बीमारी थी, गांधी जी को वो पोषित किया था। गांधी परिवार जो है, महात्मा गांधी को नेहरू परिवार जो है पैसे का संरक्षण देता था, ठीक है। भारत में कहीं पे, पूरे भारत में भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, जाने के लिए, रैली करने के लिए उनका पूरा खर्च जो है कौन उठाता था? नेहरू परिवार उठाता था। और नेहरू को, गांधी जी भी जो आए थे वो भी अंग्रेज़ों के कारण ही भारत में आए थे, उनको लाया गया था। तो जो आज़ादी मिली भारत के साथ, ये सबसे बड़ा छल हुआ ट्रांसफ़र ऑफ पावर एग्रीमेंट के तहत। ऐसा बोलते हैं कुछ लोग कि अगर आज जो है इंग्लैंड चाहे अपने संसद में पारित करा करके इस कानून को फिर से ध्वस्त कर सकती है, मतलब चाहे तो भारत को पुनः उपनिवेशवाद बना सकती है वो चाहे तो, परंतु भारत अब शक्तिशाली हो गया धीरे धीरे। अभी भी आप लोगों को नहीं पता है कि भारत में, वहाँ भारत की महारानी कौन है? कौन है भारत की महारानी? का क्या नाम है? एलिजाबेथ। अब भारत की जो महारानी है वो एलिजाबेथ हैं। यहाँ के इतने बड़े बड़े राजा हुए, उसमें से कोई जो है यहाँ की महारानी नहीं है। यहाँ की महारानी कौन है? एलिजाबेथ। आज भी जो है राष्ट्रपति भवन में उनके लिए पता नहीं कितने 20 या 25 रूम खाली रहते हैं, ठीक है। और उसमें लाइट जलती है, सफाई होती है, और वो भारत में बिना वीज़ा की आ सकती हैं। जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, ये कॉमनवेल्थ गेम जो है भारत में गुलामी की सबसे बड़ी निशानी है। क्या है? जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, और जितने गुलाम देश रहे हैं वही खेल खेलते हैं, ठीक है। जितने गुलाम देश रहे हैं, जैसे कि खेलों में सबसे आगे कौन है? अमेरिका में देखो, क्रिकेट भारत में ला दिया गया। क्रिकेट अंग्रेज़ों का खेल था, ठीक है, और भारत में इसको थोप दिया गया। पूरा भारत जो है एकदम आंखें मूंद करके अगर क्रिकेट आ जाए तो पूरा परिवार जो है बैठ करके क्रिकेट देखता है, ठीक है। पूरा परिवार जो है क्रिकेट देखता है और पूरा परिवार जो है उसमें डूब जाता है। तो क्या था, ये गुलामी की कुछ निशानियां थी, और गुलाम आज भी भारत है, उसको
मतलब उसके साथ साथ अभी वही नहीं गया, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में आई थी, वह ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आज भी है, जो हमें प्रोडक्ट बना करके देती है, हमें और भी चीज़ें जैसे कि बैंक के रूप में, जो जितने बैंक हैं भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उस समय लोग थे, इस समय उसके नाती पोते, नाती है उसका, पर पोता पोता है जैकब रोथस्चाइल्ड। क्या नाम है उसका? उसका नाम है जैकब रोथस्चाइल्ड। वह जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है मालिक है। और भारत में हिंदुस्तान लीवर ही ईस्ट इंडिया कंपनी है। क्या है? हिंदुस्तान लीवर के जितने आप लोग प्रोडक्ट खरीदते हो वही ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है, तो जैकब रोथस्चाइल्ड दुनिया के सभी बैंकों का मालिक है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी आज भी जो है पूरे विश्व में अपना शासन कर रही है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जितना प्रभुत्व है उतना किसी के पास नहीं है। ठीक है, और दूसरी हमें गुलामी मिली रिजर्व बैंक की, मैं इस पर बात कर चुका हूँ। रिजर्व बैंक भी भारत का बैंक नहीं है, रिजर्व बैंक भी ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट का एक हिस्सा है। इसीलिए भारत सरकार ऐसी सरकार है दुनिया की जिसके पास कोई खजाना नहीं है। पता है आप लोगों को? भारत सरकार के पास कोई निजी खजाना नहीं है। भारत सरकार के कर्मचारी, भारत सरकार का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आज भी तनख्वाह पे काम करता है। राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है? प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी है? हाँ, मतलब भारत सरकार ऐसी एक संस्था है जो आज भी जो है मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं। आर्थिक रूप से जो रिजर्व बैंक है, मैंने ये भी कहा था आप लोगों को, एक दिन बताया था कि जो रिजर्व बैंक है वह एक नोट छापने के लिए हमसे 50 से 60 45 कैरेट सोना लेती है। कितना लेती है भारत सरकार से? अब बहुत लोग बोले कि नोटबंदी बेकार है। ठीक है, और जो आज जो है कैशलेस जो पैसा आ रहा है, जो आप नेट जो है ज़्यादा पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है कि आप ऑनलाइन करो, ये करो, वो करो। कारण यह है कि भारत सरकार अपना जो नोट छपाई का जो पैसा लगता है रिजर्व बैंक को, रिजर्व बैंक है ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या है? रिजर्व बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो जो रिजर्व बैंक जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भारत सरकार पैसा देती है नोट छापने के लिए, वह पैसा न दे करके वह देश के विकास में लगा रही है। तो लोगों को तो नहीं पता है। अब ये बात अगर लोगों को पता चल जाए तो लोग जो है क्रांति कर देंगे भारत में। तो उस पैसे का उपयोग कहाँ पे होता है? देश के विकास में हो रहा है। जो नोट नहीं छप रहे हैं, नोट कम छप रहे हैं, बड़े छप गए, तो इससे जो है रिजर्व बैंक को, भारत सरकार को सोना कम देना पड़ता है। नहीं तो सबसे अधिक सोना इस समय किसके पास जाता है? इंग्लैंड के पास। और सऊदी अरब के पास क्यों है सबसे अधिक सोना इस समय? कि मुसलमान लूट के लेके गए थे, पेट्रोलियम की वजह से भी है, और मोहम्मद गजनवी से लेकर के और जितने आताताई आए सब लूट के, सिकंदर से लूट के लेके गए थे ना सोना। सोमनाथ मंदिर से करीब 70 जहाज़ों में सोना लाद के ले जाया गया था। कितना? पूरा मंदिर 17 बार आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पे, और 17 बार में उसने करीब बड़ी बड़ी जहाज़ों में भर करके यहाँ से सोना लेके गया। हाँ, तो इसलिए इस तरह से आर्थिक रूप से तो हम लोग गुलाम थे ही, और दूसरा सबसे बड़ा गुलामी हम लोगों को दे दी गई, जो अंग्रेज़ों ने हमें 1600 से लेकर के 16वीं शताब्दी से लेकर के जितने वर्ष तक वो भारत में रहे, उतने वर्ष तक उन्होंने प्रतिदिन हर महीने जो है एक नया कानून बनाया।
तो उस कानून को हमारे देश में उन्होंने संविधान का नाम दे करके भारत में उसी कानून को थोप दिया। उसमें से जो हमारे देश के लोग जो कानून कमेटी में बने हुए थे, तो उन्होंने उसमें से कुछ पॉइंट घुसाए थे, अंदर उसमें डाले थे, परंतु कुछ सेम का सेम अंग्रेज़ों का जो कानून है वही भारत में, वही संविधान अंग्रेज़ों ने जो है भारत में पारित करवा दिया नेहरू से। ठीक है, वह संविधान अंग्रेज़ों का संविधान हमारे देश में पारित हो गया। बात समझ में आ रही है? आज भी देखना, इसीलिए भारत के संविधान में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें, केवल मूल अधिकार को जोड़ा गया, नागरिकों के मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, आरक्षण आदि को लेकर अम्बेडकर कानून जोड़ा गया था, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो जोड़ा गया। बाकी जो पुलिसिया एक्ट है, सिविल एक्ट है, ठीक है ना, जो हमारे यहाँ सिविल एक्ट मतलब जितने IAS अधिकारी बनते हैं वह किस आधार पे बनते हैं? अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून के आधार पे बनते हैं। पुलिस किस आधार पे बनती है बताइए? पुलिस जो है अंग्रेज़ों के आधार पे डंडा मारने वाली पुलिस है। पहले पुलिस हुआ करती थी देश की सेवा कर लिए, परंतु अंग्रेज डंडा मारते थे लोगों को। तो पुलिसिया कानून ऐसा है कि अगर कोई आपको मारता है, अगर उसको कुछ कह दोगे तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। तो भारत में ऐसे हजारों करोड़ों लाखों मतलब कानून ऐसे हैं जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाए हुए कानून हमारे ऊपर थोपे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी बहुत से ऐसे कानून के तहत आज़ादी के हिसाब से हम अभी बहुत गुलामियों की जंजीरों में फंसे हुए हैं। ठीक है, आज सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में कोई अंग्रेजी जो भाषा है वह भी अंग्रेजी भाषा अंग्रेज़ों की थोपी जा रही है। क्षेत्रीय भाषाएं में कोई बात नहीं होती है। क्षेत्रीय भाषाएं जैसे कि मान लीजिए कि हिंदी है, गुजराती है, कन्नड़ है, तेलुगु है, बंगाली है, और बहुत सी भाषाएं हैं। तो उन भाषाओं में कोई पढ़ाई नहीं होती है, कोई सरकारी काम नहीं होता है, कोई न्यायालय का कोई काम नहीं होता है। मतलब वह पूरा का पूरा जो अंग्रेज़ों का कानून है उसी कानून पे सब आधारित है। इस तरह से यदि आप लोग देखना चाहोगे ना, तो पूरा का पूरा अभी आप शायद काम बहुत से हो रहे हैं, परंतु अभी बहुत सी कमियां हैं हमारे देश में। हम लोग गुरुकुल नहीं चला सकते हैं, हम कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ा सकते हैं, ऐसा है। पता है आप लोगों को? कानून के तहत जो है ये बैन है कि कोई भी आप धार्मिक कोर्स नहीं चला सकते हो, वेद नहीं पढ़ा सकते हो, उपनिषद नहीं पढ़ा सकते हो, गीता नहीं पढ़ा सकते हो, या कोई अन्य ग्रंथ नहीं पढ़ा सकते हो। इस तरह के कोई भी विषय का आप पठन पाठन नहीं कर सकते। सेकुलरिज्म की से संबंधित जितने भी पाठ हैं वो सब पाठ पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपने देश में जो है बहुत से ऐसे गुलामी की निशानियां हैं जो हम लोग इस चीज़ को ढो रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी आप लोगों के बीच में ये आज़ादी को लेकर के छोटी सी जानकारी थी कि मैंने थोड़ा सा बताने का प्रयास किया। इसमें बताने के लिए तो बहुत काफ़ी अभी है। ठीक है, यदि आप लोगों का प्रश्न अगर पूछेंगे तो फिर उसमें से और बातें निकल करके सामने आएंगी। तो मैंने मोटे मोटे रूप में कम शब्दों में कम समय में जो है उस बात को रखने का प्रयास। सरकार से कुछ नहीं होता है। जब तक पब्लिक नहीं जागरूक होगी तब तक सरकार कुछ नहीं करेगी। ये जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। तो वो इसीलिए क्या है, बिगाड़ने वाले जो हमारे देश में नेता हैं, क्योंकि उनको वोट बैंक चाहिए, तो वोट बैंक के कारण वह देश की नहीं देखते हैं कि देश कहाँ जा रहा है। उनको केवल अपनी राजनीति से मतलब है, उनको मंत्री पद मिलना चाहिए, उनको कुर्सी मिलनी चाहिए। बाकी क्या देश है, देश
कि वास्तविकता क्या है, देश कहाँ होना चाहिए, देश का विकास कैसे करना चाहिए। तो ये तमाम बातें हैं जो मतलब अगर कोई मजबूत सरकार आएगी तो उस लीज को ख़त्म करेगी, तो भारत चल पाएगा। नहीं, अगर इंग्लैंड मजबूत हो गया तो पुनः से उपनिवेश ला सकता है भारत में। विपक्ष नहीं लगा हुआ है, पक्ष वाले तो इसके बारे में सोचेंगे। विपक्ष वाले तो चाहते हैं कि मतलब भारत जो है गुलामी रहे। तो इंडिया पे तो बहुत देशों की नज़र पड़ी हुई है। तो ये अगर आने वाले समय में सरकारों को पता है, ठीक है, उससे पहले यहाँ पे बहुत से कानून अभी जो यहाँ पे जैसे वक्फ बोर्ड से लेकर के जिस दिन उस दिन चर्चा हुई, तो ऐसे बहुत से ऐसे कानून हैं जो एक व्यक्ति को दिया गया है, अधिकार दिए गए हैं, उनको अभी हटाने की अंदर ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ जो है, भारत में हर व्यक्ति को जब तक इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, जब तक भारत का हर एक नागरिक उसके प्रति जागरूक नहीं होता है, राष्ट्र के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, ज्ञान के प्रति, तब तक भारत को आज़ादी नहीं मिलेगी। अब ये बात आप लोगों को पढ़ाते हैं, जब आप लोगों को ज्ञान होगा तो ही तो देश के लिए लड़ पाओगे ना। जब आपको योग दर्शन का पता नहीं है, योग का पता नहीं है, वेदांत का पता नहीं है, उपनिषद का पता नहीं है, वेद का नहीं पता है, तो फिर आपको कोई भी जो है इधर उधर भटका सकता है। कहीं पे भी जो देखिए, व्यक्ति वही डाइवर्ट हो सकता है, वही कन्वर्ट हो सकता है जिसको पूरा ज्ञान हो। कोई भी आएगा अपना ठप्पा लगा के चला जाएगा उसके ऊपर। अगर यदि आपको ज्ञान होगा तब तो आप देश को आगे बढ़ा पाओगे। अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। महर्षि अरविंद थे, जेल में उन्होंने अपनी साधना पूर्ण की, परंतु उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन जो है देश के लिए समर्पित किया। देश के लिए जब जो व्यक्ति समर्पित करता है उसके साथ स्वतः ही अध्यात्म घटित हो जाता है। तो जिसके अंदर देश प्रेम नहीं है, देश के प्रति लगाव नहीं है, देश को आज़ाद करने के अंदर पीड़ा नहीं उठता है, तो वो व्यक्ति तो कभी आध्यात्मिक भी नहीं हो सकता। आध्यात्म उसी के अंदर प्रस्फुटित होता है जिसके अंदर देश के प्रति पीड़ा हो, देश के प्रति जो है एक सोच हो। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें राष्ट्रवादी भी बनना जरूरी है। बोलिए बोलिए। असल में इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, कई समाचार भी नहीं देखते हैं। दूसरी क्या है कि इसके पीछे जो है ना, बॉलीवुड जो है और टीवी ने जो है, टीवी सीरियल वालों ने जो है भारत को डाइवर्ट करने के लिए पूरा ठेका ले रखा है। ठीक है, आपके बच्चों को, आपके परिवार को। अब जैसे कि ये बताइए, कितने लोग हैं जो अब भारतनाट्यम से लेकर के भारतीय नृत्य सीखते हैं, तो उसमें से 1-8% मिलेंगे जो अपने बच्चों को नृत्य सिखाते हैं, नहीं तो सब लोग फोक डांस सिखाते हैं। तो कोई मुस्लिम लड़का आएगा, वही उनका ट्रेनर बन जाता है, उनका गुरु बन जाता है, और उनकी वीडियो वायरल करके विदेशों में पैसा कमाते हैं सब। पता है आप लोगों को, छोटे छोटे बच्चों के एक डांस पे एक क्लिप को लेते हैं वो सब, और उनको लाखों रुपए में बेचते हैं बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में। और आपको नहीं पता चलता है कि मेरी मतलब ये कैसे लोग मतलब व्यापार करते हैं, कैसे वो लोग डांस में नहीं, ब्लैकमेल नहीं करते हैं। उसमें क्या करता है, जैसे कि आपकी लड़की है, वो कपड़ा कम पहनी हुई है और कोई डांस का पोज उसको अच्छा लगा तो वहाँ पे फ़ोटो लिया, वीडियो लिया और इसे सीधे जो है विदेशों में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उस वीडियो का, उस फोटो का जो भेजता है ना, उसको पैसे मिलते हैं।
जैसे शिल्पा शेट्टी का पति क्यों फंसा था? राज कुंद्रा यही तो काम करता था, वो यही तो काम करता था ना वो, कि वो जो है पोर्न वेबसाइट को जो है वह फोटो वह वीडियो भेजता था, जिससे उसको अरबों की, मतलब जितना कंपनी में प्रॉफिट नहीं होता था, उससे उसको फ़ोटो भेजने में और वीडियो भेजने में ज़्यादा पैसा आ जाता था। तो ऐसे ही बहुत से लोग कर रहे हैं बॉलीवुड में, तो पूरा आजकल पूरा बॉलीवुड ही यही कर रहा है। तो अब देखिए, अब बॉलीवुड निर्भर होता था कि वीडियो फिल्म बना करके पैसा कमाए, तो अब बॉलीवुड जो है पूरा जो है पोर्न इंडस्ट्री से पैसा कमा रहा है, समझ रहे हैं? तो इस तो हाँ वही, तो ये क्या है, ये अब देखिए क्या है, असल में क्या है कि अंडरवर्ल्ड डॉन जो है मुंबई पे अभी भी शासन है, ठीक है। जितना फिल्म इंडस्ट्री है उन पे अंडरवर्ल्डों का जो है राज चलता है। वो लोग जैसा चाहते हैं, जिसको चाहते हैं वो आगे बढ़ता है, जिसको नहीं चाहते हैं वो उसको लात मार के भगा देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। यही दो काम करते हैं वो लोग, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग जो है बहुत बड़े स्तर पे काम करते हैं। और बॉलीवुड ने, आप लोगों को पता है बॉलीवुड ने क्या किया है? बॉलीवुड जो है भारत को गुलाम बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और भारत को पीछे ले जाने में, भारत के युवा पीढ़ी को बर्बाद करने में बहुत बड़ी भूमिका बॉलीवुड की है। लव जिहाद को आगे ले जाने में ये सब बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है। बॉलीवुड जो है 2-3 लोगों के इशारे पे चलती है। बॉलीवुड में आप जितने भी नाम है हिंदी फिल्मों का नाम, बॉलीवुड किसका नाम है? हिंदी फिल्म। परंतु मैं बता दूं, करीब बॉलीवुड में करीब 85% जो है बॉलीवुड में उर्दू शब्द होते हैं। कितने होते हैं? 85%। और 10% इंग्लिश वर्ड होते हैं, 5% हिंदी वर्ड होते हैं। कितने? नोट कर लीजिएगा, 5% केवल हिंदी वर्ड होते हैं, 10% अंग्रेजी वर्ड होते हैं, और 85% उर्दू वर्ड होते हैं। ये आप लोग नहीं ध्यान दिए होगे, गाना डेली सुनते हो आप लोग, सुनते हो ना? वीडियो ऑन रखिए, आप लोग सभी लोग गाना सुनते हो ना? तो वो बॉलीवुड के जितने गाने सुनते हो, वो सारे गाने क्या हैं? वो सारे गाने उर्दू में लिखे हुए हैं। अल्लाह मियाँ सलाम, पता नहीं क्या का, उसी में मौला 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 मौला। तो और तो आप लोग बड़े ध्यान से, बड़े खूबी से, बच्चे भी सुनते हैं, आपका अंतःकरण मतलब इससे डाइवर्ट हो जाता है। उससे बढ़िया साउथ की मूवी देखिए, कम से कम इसमें हिंदू संस्कृति की झलक तो देखने को मिलती है। हाँ, साउथ की मूवी देखिए। ये बॉलीवुड को पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बाइकट करना चाहिए, उसको देखना ही नहीं चाहिए। वो क्या है, पूरा देश को, समाज को पूरा भ्रष्ट। मैं बताया कितना, 85% उर्दू वर्ड हैं, 5% हिंदी वर्ड हैं, और 10% इंग्लिश वर्ड हैं। अब नाम किसका आता है कि ये फिल्म किसकी है? हिंदी फिल्म है, ठीक है। और जो धारावाहिक बनाए जाते हैं, जो फिल्में बनाई जाती हैं, वो कैसी बनाई जाती हैं? आप ये बताओ, हॉलीवुड की पिक्चर कितने लोग देखते हो? नहीं, हॉलीवुड की फिल्म कितने लोगों ने देखा होगा? लता जी देखा है। हॉलीवुड की फिल्म देखा आपने कभी? जो भारत में फिल्में बनती हैं वह किस पे बनती हैं? कि प्यार करो,
और किसी तरह से लड़ाई झगड़ा होते 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 मारते हुए पीटते हुए किसी तरह से वो लड़की से उस लफंगे की शादी हो जाती है। तो इसका मतलब लफंगईगिरी पूरा दिखाई जाती है। ठीक है, और यही यही दिखाते हैं लफंगाई पूरा उसमें। और वही दिखा करके और जो है जो हमारे देश के जो सभ्य लोग हैं, सभ्य जातियां हैं, सभ्य जो बहुत देश के लिए काम करते हैं, उनको गुंडा, उनको मवाली, और जो विद्वान लोग हैं उनको जो है हाँ मतलब वो लोग अपनी एकदम ऐसी चीज़ें वो लोग दिखाते हैं आपको कि आप पूरी तरह से अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति नफरत करोगे। हाँ, बगावत करना सिखाते हैं कि अपने धर्म के प्रति, अपने पूजा के प्रति, अपने मंदिर के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति, अपने गाय के प्रति, अपने धर्म के प्रति एकदम वो लोग विपरीत होते हैं, उल्टा जाते हैं एकदम। हाँ, तो ये क्या है, बॉलीवुड जो है दुनिया का सबसे गुलामी का सबसे बड़ा कारण इस समय है, प्रेजेंट में। और आपको पता है जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड किसके इशारे पे चलता है? मोदी जी ने उसके प्रति काम अभी किया है, योगी जी ने भी काम किया है कि मुंबई से फिल्म इंडस्ट्री को हटा के कहाँ लाए हैं? नोएडा में ले फिल्म सिटी को नोएडा में ला रहे हैं वो लोग। तो शायद वहाँ से अगर ये बट जाए तो जो गुंडागर्दी है, जो एक छत्र राज है, जो मुसलमानों का उस पे राज है बॉलीवुड पे, वो शायद ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसको कौन चलाता है बॉलीवुड को, पता है आप लोगों को? दाऊद इब्राहिम कौन चलाता है? मालिक कौन है बॉलीवुड का? मालिक कौन है? दाऊद इब्राहिम है। और जो भी एकाध छिटके जो है जो हिंदू लड़कियां हैं उन्हीं को ज़्यादा लेते हैं, जो लड़के हैं हिंदू उनको फिल्मों में नहीं लेते हैं। बात समझ में आ गया? मुसलमान लड़कों को लेंगे। कहानी कौन सेलेक्ट करते हैं? कहानी वैसी सेलेक्ट होती है जो ज़्यादा इस्लाम को ज़्यादा अच्छा दिखाए। वह राइटर, वह जो फिल्म का जो गीतकार होता है, उस गीतकार को प्रमोट नहीं किया जाता है जो पूरा हिंदी लिखता हो। वह गीतकार को लिया जाता है जो पूरा उर्दू में लिखता हो। तो इसीलिए उर्दू गानों को सुन करके सलाम, मियाँ और जुम्मा, तो यही सब आता है उसमें, यही शब्द आते हैं। दिन रात आदमी उसी को सुनता है कि जुल्फ लहराए तो वादियों में, तो यही सब पूरा उर्दू शब्द से पूरा गाने पटे पड़े हैं, समझ रहे हैं? और किसी से पूछ दो उर्दू शब्द का अर्थ तो किसी को कुछ नहीं, हिंदू को कोई पता नहीं। और इसीलिए देखिए, इसीलिए जो है भारत में जो है जो क्षेत्रीय जो गाने हैं, जो क्षेत्रीय भाषा के जो गाने हैं, लोग उसको पसंद करना ज़्यादा शुरू कर दिए। जैसे कि पंजाबी गाने हुए, भोजपुरी गाने हुए, क्योंकि वह ज़मीन से जुड़ करके आ रहे हैं। ठीक है, परंतु क्या है कि वो लोग जो है बॉलीवुड की नकल करते हैं, बॉलीवुड की नकल करते हैं, अश्लीलता को दिखाते हैं। वो भी सब अश्लील गाने दिखाते हैं, लिखते हैं सब कि हम हिट हो जाएंगे। तो जो हिट होने का जो चस्का लगा है, ये भी परिप्रेयोजित है। हिट करने के लिए किसी को ऊपर से पैसा आता है कि किसको हिट करना है, जो सबसे गंदा रहेगा उसको हिट किया जाता है। ठीक है, और भारत में सबसे बड़ी बात है कि आज किसी वैज्ञानिक को, किसी बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति को, किसी जानकार व्यक्ति को टीवी पे नहीं दिखाया जाता है। इसको दिखाया जाता है जो नौटंकीबाज हो, जिसने जीवन भर जो है फिल्म बनाया हो और लोगों के चरित्र को भ्रष्ट किया हो, उस व्यक्ति को भारत में महान बना दिया जाता है और उसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। हमारे देश में कभी भी जो इन्वेंशन किया हो, कभी साइंटिस्टों का नहीं दिखाया जाता है। हमारे देश में कभी साइंटिस्टों से कभी इंटरव्यू नहीं करवाई जाती है, कभी यहाँ के जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं उनकी बातें नहीं कहवाई जाती है किसी से। कोई नया खोज हो रहा है उसके बारे में नहीं कहा जाता है, कोई अधिकारी है उसके बारे में नहीं कहा जाता है, उसकी निष्ठा के बारे में नहीं उसका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू किसका लिया जाता है?
करीना कपूर जैसी हीरोइनों का इंटरव्यू लिया जाता है इंडिया टीवी जैसे फिल्मों में, न्यूज़ चैनल में। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है, गुलामी बहुत है। ये तो यहाँ पे अभी बॉलीवुड की गुलामी है। आप लोगों को ये भी बता दूँ मैं, मीडिया भी, भारत की मीडिया भी जो है मात्र 1-2% भारतीय है, ठीक है। और मीडिया क्या है, भारत की जो मीडिया है, भारत की मीडिया जो है वह भी जो है पूरी तरह से कम्युनिस्टवाद है। क्या है? कम्युनिज्म है। और जितने भी भारत में न्यूज़ चैनल चलते हैं उन सभी न्यूज़ चैनलों के मालिक कौन हैं? 2-3 न्यूज़ चैनलों को छोड़ के उनके मालिक कौन है, बताएंगे आप लोग? हाँ, कुछ ईसाई हैं और कुछ जो है इस्लाम वाले हैं जो न्यूज़ चैनलों के मालिक हैं, ठीक है। और भारत में वही दिखाते हैं, वही आपको प्रयोजित करते हैं जो वो चाहते हैं। भारत में एक केवल अपना एक विशुद्ध रूप से एक है जी न्यूज़ और आपका सुदर्शन न्यूज़। इंडिया टीवी, ये 2-3 चैनल हैं जो मतलब पूरी तरह से भारतीय हैं। नहीं तो और बाकी जितने चैनल हैं वो सभी चैनल के मालिक जो है ईसाई है या तो कोई मुस्लिम, ठीक है। इंडिया टुडे जो पत्रिका आती है वह भी ईसाई की पत्रिका है, मतलब भारत की पत्रिका नहीं है वो भी किसी इस्लामी ईसाई व्यक्ति की पत्रिका है। तो भारत में और मीडिया में क्या है, मीडिया का ऐसा सिलेबस है, आप लोग पढ़ोगे ना मीडिया का, जो पत्रकार बनते हैं उनका सिलेबस ऐसा है कि भारत विरोधी सिलेबस है। क्या है? भारत विरोधी सिलेबस है। इसको जो है हमारे देश के जो लोग हैं उनको भारत सरकार से मिल करके इसके सिलेबस में पूरा चेंजेस करवाना चाहिए, क्योंकि भारत की जो मीडिया है अपने लोगों को केवल बदनाम करने के लिए काम करती है। आपने हर समय नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं, क्यों जानते हैं क्यों? ऐसा इसलिए है कि उनके सिलेबस में ही यह पढ़ाया जाता है। मैंने कई बार जो है बड़े बड़े लोगों से लेटर लिख के कहा था कि आप लोग जो है मीडिया का सिलेबस पहले बदलो, भारत के अकॉर्डिंग करो, ठीक है। भारत के जलवायु के अकॉर्डिंग, भारत के लोगों के अनुसार जो है मीडिया होनी चाहिए। तो भारत की जो मीडिया है वह भी पूरी तरह से यह भारत का एक प्रमुख स्तंभ है। अब आप लोग रखिएगा इस चीज़ को, इस बात को, कहीं सभा में जाते हैं नहीं, आप जेल नहीं होते। मैं बताऊं आपको, आपके पास कोई पत्रकार आता है ना तो आप बोलो कि आप डिग्री क्या है, आप क्या पढ़ाई किए हो, कभी पूछ दो उसकी, सब पूछने वाला उसकी 0 पे आ जाता है। आप कहाँ से पढ़े हो, कितना पढ़े हो, कौन सी डिग्री लिए हो, उसमें क्या तुम्हारा सिलेबस है, वो कुछ आपके पास बोलेगा ही नहीं। फिर अपने आ जाएगा अपने एकदम। वो पत्रकार कुछ ऐसे होते हैं जो केवल भारत के लोगों को, जो गणमान्य लोग हैं उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मैंने एक बार पत्रकार की कुछ अभी हैं जो कुछ ऐसे हैं जो डीडी न्यूज़ देती है, भारत की एक है अपना निजी चैनल भारत सरकार का, तो दूरदर्शन। तो देखिए एक बात और जगहों पे मैं चलते हैं और बिंदुओं पे। दूसरा सबसे मुख्य विषय है, एक तो मीडिया हो गई, बॉलीवुड हो गया, और आपका हमने बात किया कहाँ कहाँ पे कि कहाँ कहाँ से भी हमें गुलामी से निकलना है। और भी अभी बहुत से, जैसे कि एक तो अपनी एजुकेशन व्यवस्था, भारत की जो मैकाले शिक्षा है इसको भी बदलने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है।
तो उसमें भी मैकाले जो शिक्षा है वह पूरी तरह से भारत के क्षेत्रीय भाषाओं में होनी चाहिए पढ़ाई। कैसी होनी चाहिए? जो भारत की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में। जैसे कि मान लीजिए कि जो है आप गुजरात में रह रहे हो तो गुजरात की क्षेत्रीय भाषाओं में होना चाहिए पढ़ाई। आप कनाडा में कर्नाटक में रह रहे हो तो कन्नड़ भाषा में होना चाहिए। आप तमिलनाडु में रह रहे हो तमिल भाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। तो जब इस तरह से जब आप किसी को ज्ञान दोगे तो वहाँ पे बड़ी बड़ी प्रतिभाएं पैदा होंगी। अब अंग्रेज न बाप जानता है, अंग्रेजी न माँ जानती है, फिर भी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अभी कुछ दिन पहले अभी शायद कर्नाटक का एक सांसद है तेजस्वी सूर्या तेजस्वी, उसका एक संसद में उठ के बोला कि एक उसकी एक किसान है, उसका बेटा पढ़ रहा था, तो स्कूल वालों ने कहा कि भाई आपका बच्चा अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। तो उसने कहा कि जब माँ बाप को अंग्रेजी आता ही नहीं तो बच्चा क्या पढ़ता है ये माँ बाप को कैसे पता चलेगा। तो उसने ये मांग किया संसद में, अभी कल परसों की बात है, कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वह लोकल भाषा में होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे और माँ बाप भी उस बात को समझ सकें और अपने बच्चों को गाइड कर सकें, पढ़ा सकें। सबसे बड़ी बात है मैकाले शिक्षा। मैकाले शिक्षा जब तक भारत में रहेगी और जब तक गुरुकुली व्यवस्था नहीं आएगा तब तक भारत ऐसे ही गुलाम होता रहेगा। और इसमें जो मैकाले शिक्षा है, इस मैकाले शिक्षा से केवल हम गुलाम पैदा करते रहेंगे, नौकर पैदा करते रहेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है। और ये भी गुलामी है, अभी गुलामी की निशानियां हैं अभी। और दूसरी चीज़ जो है हर व्यक्ति को जो है ना इसके प्रति अपनी पूर्ण आज़ादी के प्रति जागरूक होना चाहिए, कि हम अपनी पूरी आज़ादी के प्रति जागरूक रहें, हम अपने ग्रंथों के प्रति श्रद्धा रखें, हम अपने महापुरुषों के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखें, तो तब जा कर के हमें पूरी आज़ादी मिल सकती है। ठीक है, तो ये